CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुआविन खसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ। उनसे मुलाकात के लिए हम पेशावर में वाक़ उनके दफ्तर पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। बैरिस्टर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, थैंक यू, खैरियत। बिल्कुल, आप बड़े पढ़े लिखे और नफीस शख्सियत के मालिक हैं और मुख्तलिफ बात यह है कि आप रिवायती सियासतदानों से हट के बड़े खुश मिजाज आदमी हैं। ये कैसे? मैं समझता हूँ कि ना तो मैं ज़्यादा नफीस आदमी हूँ और ना ही ज़्यादा खुश मिजाज हूँ। अच्छा है कि आपने मुझे दूसरी हालत में नहीं देखा तो इसलिए आपका मैं ये तासुर इसी तरह बरकरार रखना चाहूँगा। आप रिवायती पठान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जब बड़े हो रहे थे तो इर्द गिर्द का माहौल कैसा था? जी बस हमारा एक एवरेज, जैसे यहाँ पश्तूनों का एक टिपिकल माहौल होता है, वही माहौल था। खैबर पख्तूनख्वा में ही ज़्यादातर मेरा बचपन गुजरा है। मेरे वालिद साहब चूँकि गवर्नमेंट सर्विस में थे तो ट्रांसफ़र्स वगैरह होती रहती थी, तो मुख्तलिफ़ शहरों में रहा हूँ। वालिद साहब पढ़े लिखे थे, वालदा जो हैं वो घरेलू खातून थीं और बस। कितने बहन भाई? टोटल हम 7 बहन भाई हैं, 4 बहनें हैं और 3 हम भाई हैं। अगर मैं गलत नहीं तो इस वक्त KP कैबिनेट में आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सियासतदान हैं। ज़माना तालिब इल्मी को याद करें तो क्या याद आता है? ज़माने तालिब इल्मी में तालीम के अलावा बाकी सब कुछ याद है कि वाहिद काम था जो जिसमें कभी दिलचस्पी नहीं ली, और बाकी ये है कि सियासत में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, भाग दौड़ में, मैं इन चीज़ों में रहे हैं। ज़्यादातर ज़िंदगी इसी में गुजरी है। ये जो क्लास में रेगुलर अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना, वो मेरा कभी भी अंदाज़ नहीं रहा। ऐसा स्टूडेंट जो डिसिप्लिन की ज़्यादा परवाह नहीं करता था। पढ़ने लिखने से शगफ़ है और पढ़ता भी हूँ। डिग्रियाँ बस बाद में फिर ले ली थी। आपने एक तकरीर में बताया कि खैबर मेडिकल कॉलेज से भी आपने तालीम हासिल की, फिर वकालत का रुख कब और कैसे किया? देखें, वकालत की तालीम में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी थी और मैंने वकालत की तालीम हासिल की बरतानिया से। उसमें मुझे चूँकि शुरू से ही मेरा रुझान सियासत की तरफ था और मेरा उस वक्त भी और आज भी ये है कि अंदाज़ा कि हमारी सियासत में, पाकिस्तान में, पॉलिटिकल कैरियर में लॉ जो है इसका बैकग्राउंड ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एक ऐसा शोबा है कि जिसमें आप काम भी कर सकते हैं और सियासत भी कर सकते हैं और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर मेरे कुछ जो पॉलिटिकल शख्सियात जिनसे मैं मुतासिर था वो भी, उनका बैकग्राउंड भी यही था। उनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, अल्लामा इकबाल हैं, वो भी लॉयर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। फिर मैं बरतानिया गया और मैंने लॉ वहाँ से की। प्रैक्टिस तो खैर मैं आजकल कोई ज़्यादा नहीं कर रहा, ख़ास तौर पे इस ज़िम्मेदारी के बाद तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। हमारे यहाँ लोग एक PhD की डिग्री लेते हुए सर के बाल सफ़ेद कर लेते हैं, आँखों पर मोटे शीशों वाली ऐनक लगा लेते हैं, लेकिन आपने तो 3 PhD की डिग्रियाँ भी ले रखी हैं और फिर भी आप यंग लगते हैं। अंग्रेज़ी की वो कहावत है ना कि अ मैन इज़ एज़ ओल्ड एज़ ही थिंक्स एंड अ वुमन इज़ एज़ ओल्ड एज़ शी लुक्स। मैं नहीं समझता कि PhD में आपको एनके लगानी पड़ती हैं। डिपेंड करता है अगर आपको उस मौजू से दिलचस्पी है। मैंने PhDs की हैं, लेकिन शौकिया ही पढ़ता रहा हूँ और मुतालिया मैंने काफ़ी किया है। पॉलिटिकल साइंस में मसलन तो मैं पॉलिटिक्स से दिलचस्पी थी, किताबें पढ़ता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना एग्ज़ाम दे दूँ। फ़िलासफ़ी में बचपन से ही पढ़ता रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट था। ये PhDs वगैरह भी हुई, तो इन मौज़ूआत से मुझे चूँकि शगफ़ था, इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं पढ़ता रहा हूँ, बस कर ली। पढ़ाई लिखाई से सियासत का रुख कैसे किया और फिर MQM का हिस्सा कैसे बने? जब पढ़ाई ख़त्म करके प्रैक्टिकल उसमें आया तो मैंने सियासत उस वक्त भी कर रहा था। मेरा ज़्यादातर जो वक्त था वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में ही गुज़रता रहा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के तो उनके साथ मैं रहा, काफ़ी करीबी ताल्लुक़ था उनके साथ और उनका मैं एडवाइज़र भी रहा। तो उसके बाद उसी दौरान मेरा जनरल मुशर्रफ साहब के रेफरेंस से अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने मुझे 2009 के आसपास की बात है, जब मुशर्रफ साहब इक़्तिदार से हट गए थे, तो उन्होंने मुझे MQM में कहा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि आप MQM ज्वाइन करें और मैं चाहता हूं कि हम आपको सेनेट में लेकर आएँ।
हमें ज़रूरत है, एक तो आप लीगल बैकग्राउंड के बंदे की ज़रूरत है और दूसरा हमें किसी नॉन महाजिर की ज़रूरत है, क्योंकि हम वो चाहते थे कि MQM को पाकिस्तान की एक ओवरऑल पार्टी बनाएं और उसको एक्सपेंड करें। तो वो चाहते थे कि ये ठप्पा हटे कि ये सिर्फ उर्दू स्पीकिंग की पार्टी लोगों की पार्टी है। तो वो बस इस तरह से हुआ। उस वक्त तो खैर मैं नहीं जा सका। बाद में 2013 में मुशर्रफ साहब ने मुझे मशवरा दिया कि आप जाएं और इसको एक्सेप्ट करें, इस ऑफ़र को। इस तरह से मैं ये सफ़र इस तरह चलता रहा। आप मोहम्मद मियाँ सुमरो की निगरान हुकूमत में वफाकी वज़ीर भी रहे, फिर MQM में भी आ गए, सेनेटर मुंतखब हो गए और 2021 में PTI में कैसे शामिल हुए? PTI के साथ मेरा ताल्लुक़ काफ़ी पहले से था, 2018-19 के दौर से। बल्कि मुझे मेरी वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकातें होती रहती थीं मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस से। 2021 में जब मैं सेनेट से फ़ारिग हुआ तो मुझे वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त कहा कि आप हमें ज्वाइन करें, हमें KP में ज़रूरत है आपकी। तो बस फिर मैंने ज्वाइन की और आज यहाँ आपके सामने हूँ। आप जब PTI में शामिल हुए तो उस वक्त PTI हुकूमत की मकबूलियत का ग्राफ खासा नीचे जा रहा था। उस वक्त पार्टी से क्या तवक्कुआत थी? देखें, मैंने पार्टी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी कि ये उरूज पे जा रही है तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। बुनियादी तौर पर अपने आप को एक रन ऑफ द मिल टाइप का पॉलिटिशियन नहीं समझता। रूटीन के जो सियासतदान होते हैं, ना मेरा हल्का है ना मुझे हल्के की सियासत से दिलचस्पी है। मैं अपने आप को एक टेक्नोक्रेट के तौर पे डिफ़ाइन करता हूँ और मेरे जैसे बंदे के लिए पार्टी में बाइज़्ज़त तरीके से एक जो है एंट्री या स्टेटस या पार्टी लीडर का एतमाद ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टी कमज़ोर हो या ताकतवर हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने PTI इसलिए ज्वाइन की कि खान साहब ने मुझे इज़्ज़त दी और उनके इज़्ज़त के जवाब में मैंने उनका साथ देने का फ़ैसला किया। आपका जैसे मुशर्रफ साहब के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ भी है, फिर आप MQM में भी रहे और आजकल आप PTI में हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज से कुछ अरसे बाद हम आपको नून लीग में या पीपल्स पार्टी में देख लें? नहीं, मेरे ख़्याल में आपको ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं जिस वजह से आपने सवाल पूछा कि शायद वो लोटों वाली सियासत कर रहा हूँ कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी, मेरे ख़्याल में मेरा पॉलिटिकल सफ़र जो है उसके अंदर एक लॉजिकल सीक्वेंस है। तो मुशर्रफ साहब के साथ जब तक वो सियासत कर रहे थे तो मैं उनके साथ था। उन्होंने जब सियासत ख़त्म की उन्होंने ही मुझे रेफ़र किया और अल्ताफ़ हुसैन साहब आज इस बात के गवाह हैं। मुशर्रफ साहब ने उनको फ़ोन करके मेरा बताया कि यार इसको अपने साथ एडजस्ट भी करो जैसे आपने कहा था और इसको सेनेट में भी लेकर आओ। और फिर मैं आया। मैं MQM में नहीं गया था, मैं अल्ताफ़ हुसैन के कहने पे गया था। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जब तक MQM के कायद थे मैं MQM में था। अगस्त 2016 में आपको पता है एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। अल्ताफ़ हुसैन साहब का वो एक तकरीर हुई और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जिस पर एक हंगामा खड़ा हो गया। तो मुझे MQM में अपना कोई फ्यूचर ऐसा सच नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद PTI के साथ ताल्लुकात पहले से ही थे क्योंकि ज़्यादातर जो दोस्त हैं यहीं के हैं, KP से हैं और पुराना ताल्लुक़ था, तो ये भी एक वो लिंक था उनके साथ जाने का। फिर 2019 में बाकायदा मुझे PTI की तरफ से ऑफ़र आई कि अब आप ज्वाइन करें। मैंने उस वक्त भी नहीं की, इसी वजह से कि MQM की सीट ज़ाया होनी थी। तो जब वो ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर जो है अमानत मुझे दी गई थी, वो अमानत वापस हो गई, तो उसके बाद मेरे लिए रास्ता खुला था। एंड आई न्यू कि अगर मैं वहीं रहता हूँ तो घर बैठा रहूँगा। पॉलिटिक्स मैंने करनी थी और मैंने कुछ ना कुछ तो करना था। इस दौरान मुझे ये ऑफ़र मिली तो मैं आ गया। तो इट्स अ लॉजिकल डेवलपमेंट। कल अगर मुझे किसी और पार्टी की तरफ से ऑफ़र होती है तो मेरे ख़्याल में मेरा जवाब ना में होगा। क्या वाकई इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है? मेरे ख़्याल में तो हुआ है। अगर आप तमाम क़राइन को देखें तो अंदाज़ा तो यही होता है कि एक प्लान्ड तरीके से उनकी हुकूमत को पहले कमज़ोर किया गया और उसके बाद गिराया गया। और जिस तरह से एक ऐसी पार्टी जिसको कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत हासिल थी, उसकी अददी अक्सरियत को कम करके उसको उसके मुखालिफ को जो है लाया गया। तो ये सब कुछ एक प्लान के तहत हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल रजीम चेंज का फार्मूला जो है वो अप्लाई किया गया है। क्या वाकई अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को धमकी आमेज़ मरासला भेजा था? देखें, वो धमकी आमेज़ मरासला जो है वो तो मीडिया पे भी आ चुका है, सोशल मीडिया पे भी आ चुका है और
पार्लियामेंट में भी गर्दिश करता रहे, वो तो एक पब्लिक नॉलेज की चीज़ है, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गए अब तो। वाकई का तो जवाब मेरे ख़्याल में देने की ज़रूरत ही नहीं है, वाकई वो है, वो इट्स अ फैक्ट। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई ना कोई कोशिश तो की गई थी, और उसका एविडेंस एक इशारा डोनाल्ड लू के इस खत से मिलता है। लेकिन अदरवाइज़ भी अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि जो फिर हालात बाद में बने, उस तनाजुर में अगर आप देखें तो बिल्कुल रजीम चेंज की तरफ एक पेशरफ्त हुई है। KPK के मुनहरिफ रुकने असम्बली नूर आलम खान आपके पठान भाई भी हैं, सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, क्या आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं, कोई रब्ता नहीं किया उनसे? नूर आलम खान साहब के साथ मेरा कोई इतना क्लोज ताल्लुक़ तो नहीं रहा, बहरहाल सलाम दुआ तक ही ताल्लुक़ है, और जो कुछ हुआ तो मेरे ख़्याल में ख़ासा अफसोसनाक फ़ेल था। वफ़ादारियाँ बदलने की सियासत है या बदलवानी की सियासत है, मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब आप एक पार्टी का हिस्सा हैं और आपने ओथ लिया हुआ है उस पार्टी के साथ वफ़ादारी का, उस हुकूमत के साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसके लॉयल रहेंगे, और फिर इस तरह बाज़ ज़ाती शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ात या मफादात की वजह से आप अगर उस पार्टी के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये अखलाक़ी तौर पे इंतहाई गिरी हुई हरकत है। अब वो जिसने भी की है, मेरे ख़्याल में उनका काफ़ी जो है वो लान तान भी उन पर हुई है, एक्सपोज भी हुए हैं। मेरे ख़्याल में समझाने की कोशिश ऐसे मामलात में आप करें भी तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसे फ़ैसले किए होते हैं या करने वाले होते हैं, वो फिर ज़ाहिर है उनका अपना एक मफाद होता है, और वो मफाद ड्रिवन फ़ैसले होते हैं। पॉलिटिकल मोरालिटी और जनरल मोरालिटी को देखें तो आई बिलीव के एक घिनौना फ़ेल है। MQM में आपके बहुत से दोस्त हैं, क्या वो अदम एतमाद के फ़ैसले के बाद पशेमान हैं या मुतमईन? कभी बात नहीं हुई इस मौजू पर, लेकिन MQM एक सियासी पार्टी है और वो नेचुरली अपनी पॉलिसी और अपने मफादात को और अपने इंटरेस्ट को देख के फ़ैसला करते हैं। मेरा ख़्याल अपना ज़ाती ये है कि जब वो तहरीक इंसाफ के साथ थे तो इमरान खान साहब ने उनको बड़ा एकमोडेट किया, हर लिहाज से एकमोडेट किया। ये लोग जिनके साथ अब वो हैं वो शायद इनको इतना एकमोडेट ना करें, ख़ास तौर पर कराची के हवाले से और हैदराबाद के हवाले से जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो आई बिलीव के बाद में वो पछताएंगे। आप मुशर्रफ साहब के बहुत करीब रहे हैं, तो आजकल जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि उनकी सेहत बहुत ख़राब है और उन्हें पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में उन पर बहुत से केसेस भी दर्ज हैं, तो आप इस सूरत हाल में उन्हें क्या मशवरा देंगे? जी देखें, वो तो इस वक्त तबीयत उनकी खासी ख़राब है और वो शायद ट्रैवल करने के हालत में तो नहीं है, सफ़र करने की पोजीशन नहीं है उनकी, लेकिन पाकिस्तान उनका मुल्क है और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की उन्होंने खिदमत की है, काफ़ी अरसा वो पाकिस्तान की आर्मी रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को लीड किया है, पाकिस्तान के सदर रहे हैं। मेरे ख़्याल में उनका हक़ है कि वो पाकिस्तान जब आना चाहें आएँ। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक़ है, ये कोई केसेस नहीं है, मुझे तमाम केसेस का पता है, मैंने ख़ुद उनका मैं लीगल कोऑर्डिनेटर रहा है। तमाम जो इसका कानूनी पस मंज़र है वो बेसिकली तो पॉलिटिकल केसेस हैं, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि सारा टोपी ड्रामा ही है, सिर्फ़ उनको मुल्क से बाहर रखने के लिए या उनको उनके ख़िलाफ़ पॉइंट स्कोरिंग के लिए केसेस बनाए गए थे। मरियम नवाज़ की सियासत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखें, मरियम नवाज़ साहिबा का अपना तो सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनका मुस्तकबिल नवाज़ शरीफ साहब के मुस्तकबिल के साथ वाबस्ता है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा की अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी या अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग सिवाय इसके कोई नहीं है कि वो मियाँ साहब की, नवाज़ शरीफ साहब की साहिबजादी हैं। जिस दिन पाकिस्तान के अवाम को अल्लाह ये समझ देगा कि मोरूसी सियासत की बुनियाद पर लोगों को अपना लीडर ना माने और ना उनको फॉलो करें, तो उस दिन मरियम नवाज़ साहिबा की सियासत ख़त्म हो जाएगी और वो घर बैठ जाएंगी। मोरूसी सियासत है, बदकिस्मती से बुरा लगता है कि जब आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म का बेटा जो है वो वज़ीर आला बना हुआ है, मियाँ साहब की बेटी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडर बनी हुई है, एक और सदर साहब का बेटा जो या साबिक़ा वज़ीर आज़म का बेटा जो है वो आपका फ़ॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है, एक का बेटा कम्युनिकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, एक का बेटा जो है वो पार्टी का सदर बना हुआ है। ये हमारे जो यहाँ के हैं दो, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए ओवरऑल कौम के लिए भी शर्मिंदगी का और शर्म का मकाम है। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी या नून लीग को इक़्तिदार मिलता देख रहे हैं? अगर तो साफ़, शफ़ाफ़, गैर जानिबदार अंदाज़ में इंतखाबात कराए जाएँ तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आएगी। इन लोगों को मैं कोट लखपत जेल, अडियाला जेल और इन जगहों में, कराची जेल, हैदराबाद जेल, यहाँ पे समझता हूँ कि ये लोग वहाँ रहेंगे जिनका आपने नाम लिया। लेकिन अगर रूटीन में हुए और वो झुरलू वाला काम हुआ तो फिर
शायद किसी न किसी शक्ल में ये मौजूद रहेंगे। फैज़ अहमद फैज़ का एक वो है और कलाम का हिस्सा है, और वो है कि मैं खाना सलामत है तो हम सुर्खी मैं से तज़ीन दरो बाम व हरम करते रहेंगे। बाकी है लहू दिल में तो हर अश्क से पैदा, रंगे लहू रुखसार सनम करते रहेंगे। पेशावर रिंग रोड के करीब कचरा कुंडी पर बने नेचुरल पार्क का दौरा किया। बैरिस्टर साहब, ये पार्क तो बहुत खूबसूरत है, और इस लोकेशन पर पार्क बनाने का ख्याल कैसे आया? जी बिल्कुल, पेशावर की तरक्की के हवाले से हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ख़ासे कीन हैं और ख़ासी तवज्जो दे रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं, माहौल को खूबसूरत और बेहतर बनाने के हवाले से भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर पहले डंपिंग साइट थी जहाँ पे सारा पेशावर का कूड़ा करकट जो है और कचरा वगैरह वो यहाँ पे फेंका जाता था। ये रिंग रोड जब बनी तो इधर इन्फ्लक्स ज़्यादा हुआ लोगों का, तो उस वक्त फिर इस साइट को डेवलप करने का प्लान बना, जिसमें ये तकरीबन कोई 280 से ज़्यादा कनाल से ज़्यादा का रकबा है, और इस पे जो है फिर ये पार्क बनाया गया। वो जो डंपिंग साइट थी उसको कवर कर दिया गया इसमें। आपकी ये जो सदाबहार जवानी और ख़ूबसूरती है, क्या इसमें इन पार्क्स में वॉक करने की आदत भी शामिल है? वॉक का तो जी टाइम नहीं मिलता वैसे फ्रेंकली, और मौसम भी ऐसा है, गर्मी है, ज़्यादा बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिलता, ना मूड बनता है, एसी में ही पड़े रहते हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ तक सदाबहार जवानी का ताल्लुक़ है तो वो अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि अ मैन इज़ एज़ ओल्ड एज़ ही थिंक्स एंड अ वुमन इज़ एज़ ओल्ड एज़ शी लुक्स। वाह! अब ये ख़वातीन वाला से माज़रत के साथ पीटीआई के मंशूर में भी पार्क्स और खेल के मैदान बनाना शामिल था, तो कितने पार्क्स और खेल के मैदान अब तक बना चुके? मैं समझता हूँ कि आजकल के सनती दौर में जो एक तेज़ रफ्तारी सी लाइफ में आ गई है, उसकी वजह से एक बहुत अशद ज़रूरत भी है ऐसी जगहों की जहाँ लोग आकर रिलैक्स हो सकें। दूसरी बात यह है कि शहरों को, अर्बन सिटीज़ जितनी भी हैं, मॉडर्न तरीक़ाकार के तहत रीडिज़ाइन करने का प्लान होता है, हमारा है। तो पेशावर में दिस इज़ नॉट ओनली पार्क, और भी हैं, तकरीबन 10 के करीब हमने मुख्तलिफ़ पार्क्स यहाँ पर डेवलप किए हैं, और जो पुराने पार्क थे उनको डेवलप किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। डीजी साहब, ये पार्क की बड़ी अच्छी और नेचुरल सी लुक है, कैसे डेवलप किया आपने इसको? ये जब हम इसका प्लानिंग कर रहा था तो उस वक्त वज़ीर आला साहब ने कहा कि आप लोग पार्क बनाएं, लेकिन कोशिश करें कि नेचुरल टच उसको दे दें। तो आप देखें, ये जो सारे वॉकिंग ट्रैक है नेचुरल पत्थर है। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, नीचे देखें, ये नेचुरल पत्थर है, ये नेचुरल वुड है। तो सारा जो जॉगिंग ट्रैक है ये मिट्टी के है। 1.6 किलोमीटर ऑल अराउंड, सिर्फ ये गेट और दीवार जो है ना, ये इंटू के और वो ग्रिल है, बाकी नेचुरल है। तो इसको 100% कोशिश की है कि नेचुरल टच दे दें, ताकि लोग ये वो आर्टिफिशियल हो ना। केपी हुकूमत फूड कार्ड भी मुतारफ़ करवा रही है, ये किन लोगों को मिलेगा और उसका तरीक़ाकार क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विज़न है पाकिस्तान को एक फ़लाही रियासत बनाने का, और उसी सिलसिले में जो गरीब तबकात हैं उनको जितना रिलीफ हुकूमत दे सकती है वो अपने जो वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए हम दे रहे हैं। इंसाफ सेहत कार्ड के नाम से भी पीटीआई ही की हुकूमत ने आवाम को सेहत की सहूलियात देने के लिए मुतारिफ़ कराया था, जिसको बाद में दीगर मुल्क के दीगर सूबों में, ख़ास तौर पर पंजाब में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसी तरह ये इंसाफ फूड कार्ड के नाम से हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और उसमें जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो तबकात जो ख़त गुरबत से नीचे हैं, जो तकरीबन हमारे एस्टिमेशन के मुताबिक जिनकी माहाना आमदन तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये से कम है, तो उन लोगों को ये फूड कार्ड दिया जाएगा। वो जाकर बैंक से रकम निकाल सकते हैं। हमने एस्टिमेशन जो हमारा अपना एक अंदाज़ा है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 2500 रुपये के करीब, 2200-2300 के करीब हमारा अंदाज़ा है कि पर फैमिली आटे की मद में ख़र्च होते हैं।
उस हवाले से उनको ये सहूलत दी गई है, उनकी मर्ज़ी है वो आटा ख़रीदें, वो चीनी ख़रीदें, वो दालें ख़रीदें, वो जाकर बैंक से निकालेंगे वो रकम और वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे खुराकी मवाद की ख़रीदारी पर। तकरीबन इसके लिए कोई 25 अरब के करीब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं और हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 लाख के करीब लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और ये जुलाई से लॉन्च हो गया है और इसके लिए जो डाटा हमने लिया है वो एहसास राशन प्रोग्राम जो था उनका डाटा है, जो हमारे ख़्याल में क्रेडिबल डाटा है। और उसके अलावा भी जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको जहाँ पर भी कोई ऐसा शख्स नज़र आएगा जिसकी फ़ैमिली इस लेवल पे है और ये शराइत पूरी करती हैं तो उनको इंशाल्लाह ये कार्ड दिया जाएगा। पिछले दिनों बशाम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने जलसे से ख़िताब करते हुए ये कहा था कि हम यहाँ के लोगों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम करेंगे। तो क्या वहाँ पर आपका सेहत इंसाफ कार्ड नहीं काम कर रहा था? बस जी, अब शहबाज शरीफ साहब का क्या कहें, वो तो उनको तो कुछ और भी कहा जाता है, शोबाज भी कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि ये उनकी वही शोबाजी का एक इजहार था, वरना पूरे सूबे में इंसाफ सेहत कार्ड सहूलत है वो आवाम को दी जा रही है। हर वो शख्स जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है वो और इस सूबे का रिहायशी है, उसको अगर बीमारी होती है तो वो हस्पताल में जाकर 10 लाख रुपए तक हुकूमत के ख़र्चे पर अपना इलाज करवा सकता है। अब इस प्रोग्राम से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये जब वज़ीर आज़म बने तो इन्होंने इसी तरह के कुछ ऐलानात इन्होंने किए थे और सेहत प्रोग्राम, आपको पता है पंजाब में इन्होंने सेहत कार्ड प्रोग्राम ख़त्म भी कर दिया, हालांकि हमारी हुकूमत ने लॉन्च किया था। उसके बाद हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने ऐलान किया था कि पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए, हम फिर भी चलाएंगे इसको, और हम चला रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने इस बजट में फाटा जो साबिका जो कबायली अज़लात है जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो चुके हैं, वहाँ के लिए सेहत कार्ड की सहूलत विड्रॉ कर दी, उनको फ़ंड नहीं दिए। ये फ़ंड्स हमें एक्चुअली वफाक से मिलने थे, वो नहीं दिए, जिसकी वजह से एक बेचैनी फैल गई कि शायद अब वहाँ के लोगों को इलाज की सहूलत नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी सूबाई काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि हम अपने वसाइल से फाटा के लोगों को भी ये सहूलत देंगे। तो वो सहूलत जारी है, सब कुछ है। अब जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, कभी वो कपड़े बेचते हैं, कभी क्या करते हैं, उनको मैं मशवरा दूंगा जब जलसों में आएँ और इस तरह के ऐलानात करें तो 1-2 जोड़े कपड़े के साथ रखें, क्योंकि ये ना हो जो पहने हुए बेच दें फिर क्या होगा। लेकिन जितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब से कपड़े बेचने का मुतालबा करेगी? देखें, अल्लाह ना करे कि हमें शहबाज शरीफ साहब के कपड़ों की ज़रूरत पड़े। वो कपड़े भी हमारे ही हैं, ज़ाहिर है हमारी लूटी हुई दौलत से वो कपड़े पहनते हैं तो हमारी कपड़े। मैं तो उन्हें ये मशवरा दूंगा कि महंगाई ख़त्म करने के लिए जो उनकी दौलत बाहर पड़ी हुई है, मैं तो समझता हूँ कि अगर वो 40 अरब रुपए जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर भिजवाए हुए हैं और जिसका केस है, जिसकी वजह से 5 बेचारे हमारे तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो अल्लाह को प्यारे भी हो चुके हैं गुज़श्ता कुछ माह में, तो मैं तो चाहूँगा कि वो 40 अरब भी वापस करते हैं तो शायद महंगाई की शरह में थोड़ी कमी आ जाएगी। नए माली साल के साथ ही इलेक्शन ईयर का आगाज़ भी हो चुका है, तो अगले इलेक्शन को जीतने के लिए पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या है? जी, पीटीआई की स्ट्रेटजी एक ही है कि आवाम की खिदमत की जाए, आवाम के दिलों को जीता जाए और आवाम की खिदमत की बुनियाद पर इलेक्शन में जाया जाए और इलेक्शन जीता जाए। और अगर आप, जैसे मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में बताया था कि हमारी कारकर्दगी की अवामी पजीराई का एक सबूत 2018 में हमारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आना था। चमकनी में कायम खैबर पख्तूनख्वा मोबिलिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा किया। आपके मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मंसूबे की जो इनिशियल लागत थी, जो तखमीना था, उससे बहुत ज़्यादा पैसे लगे हैं इस पर। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुखालफिन को चाहिए कि वो उनके अपने शुरू करदा मंसूबों पर जो लागत शुरू में उन्होंने तखमीने लगाए थे और बाद में उन्होंने अदा किए हैं, वो भी उसका हिसाब भी ज़रा कौम को दें और उसमें से जो ऊपर से जो वो मलाई और बलाई जो ले के खाते हैं उसका हिसाब भी दें। केसेस तो उनके ख़िलाफ़ हैं, हमारे ख़िलाफ़ नहीं। जहाँ तक ताल्लुक़ है लागत का, यकीनन जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उस वक्त जो उसकी इनिशियल एस्टिमेशन होती है, कॉस्ट एनालिसिस होती है,
उसमें यकीनन वेरिएशन आती है और उसकी वजह यह है कि टाइम लगता है। टाइम के दौरान आपको पता है हमारी करेंसी भी फ्लक्चुएट हो रही है डॉलर के मुकाबले में, बाकी बैनुल-अक़वामी करेंसीज़ के मुकाबले में। तो पॉलिटिकल अपहीवल्स भी आए हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम्स जो हैं वो अपनी जो टाइम लिमिट होती है, जो उसके लिए मुख्तस वक्त किया गया होता है, उस मियाद में पूरे नहीं होते। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि वो एस्केलेशन तो होती है, लेकिन देखना ये चाहिए कि क्या वो एस्केलेशन की वजूहात जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं, क्या उनकी नाअहली है या उनकी तरफ से की गई कोई करप्शन है। अगर ये दो वजूहात हैं फिर तो आप यकीनन इल्ज़ाम में कोई सदाकत होती है और उस इल्ज़ाम की तफ्तीश भी होनी चाहिए और ज़िम्मेदारान को सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये दो रीज़न्स नहीं हैं और रीज़न जो हैं वो एक्सट्रीनस रीज़न्स हैं, ख़ारजी ऐसे अवामिल हैं कि जिनकी वजह से मुकर्रर मियाद में कोई प्रोजेक्ट जो है वो तकमील तक नहीं पहुँचता, तो फिर मैं समझता हूँ कि उस पर इल्ज़ाम तराशी तो नहीं होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी पजीराई हो रही है और इनामात मिल रहे हैं और रिकग्निशन मिल रही है, जिसका मतलब बेहतर है कि हम तो पाकिस्तान में किसी को तो हम इन्फ्लुएंस कर लेंगे, लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारों को तो हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते पेशावर से बैठकर। शुरू में जब हम BRT के बारे में ब्रीफिंग सुना करते थे, देखा करते थे, तो ये दावा किया जाता था कि BRT एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ अंदर शुरू की जाएंगी, ऐसी मार्केट प्लेस अंदर डेवलप की जाएगी कि जिससे ये अपने ख़र्चे खुद उठाएगी और जो KP हुकूमत है उस पर बोझ कम से कम डाला जाएगा। तो इसके बारे में आप कहाँ तक कामयाब हो सकें? आपको पता है ये बहुत बड़ा मंसूबा है, टाइम का इशू है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ वो बिल्कुल जारी हैं। BRT को चूँकि एक आवाम को सर्विस है और गरीब आवाम को सहूलत देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये विज़न था, तो इस वजह से उसका जो टिकट की जो कीमत है वो भी कम रखी गई है। कोशिश ही की जा रही है कि आवाम पे बोझ ना डाला जाए। लेकिन जहाँ तक हमारे दीगर प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, ये पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए गए हैं, इनकी तामीर की ज़िम्मेदारी उनकी है, वो बना रहे हैं। ये जब मुकम्मल हो जाएंगे तो इसमें दुकानें और बाकी जो सहूलियात हैं वो यकीनन कमर्शियल बुनियादों पे चलाई जाएंगी, जिसका फ़ायदा BRT को ही मिलेगा। 1-1.5 साल हम कोरोना की ज़िद में रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम ऑपरेशंस जो भी माशी कारोबारी सरगर्मियाँ थीं वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। उसका असर BRT के प्रोजेक्ट्स पे भी पड़ा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कितना तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम BRT को इंशाल्लाह इस काबिल बना देंगे कि ये अपने ऑपरेशंस और अपने अखराजात ख़ुद मेंटेन करेगा, ख़ुद ही पूरे करेगा। हेड ऑफ ऑपरेशन BRT इमरान खान ने ब्रीफिंग दी। जी, ये ज़ू पेशावर BRT का कंट्रोल रूम है। ये ज़ू क्या है? क्योंकि पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो समझते हैं कि ज़ू चिड़ियाघर को कहा जाता है। ज़ू पेशावर नाम इसलिए रखा गया है कि ज़ू पश्तो का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है चलो, गो, और इसीलिए इसके जो अंग्रेज़ी तर्जुमा है वो शायद लेट्स गो भी है। तो लेकिन इसको ज़ू नहीं कहा जाता है, इसको ज़ू कहा जाता है, ज़ू। ये जो BRT है ये दूसरे सूबों से किस तरह मुख्तलिफ है? ये पेशावर में जो पिछले तकरीबन 40 साल से जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी उसका मेन निशाना ये पेशावर बना रहा। यहाँ पर एक इतने बैनुल-अक़वामी मेयार के इतने मॉडर्न जदीद प्रोजेक्ट का आगाज़ करना एक कॉम्प्लीमेंट है BRT के लिए। बसेस की जो क्वालिटी है, बहुत इंतहाई जदीद बसें हैं, मॉडर्न बसें हैं। इनकी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो भी काफ़ी हद तक इन्होंने कम की हुई है। इसी वजह से कई हाइब्रिड बसें हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जिंग की भी फैसिलिटी है। कहीं आपको नज़र आ रहे हैं हर बस में आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। एडिशनल सर्विसेज हैं, जैसे कि आप बस से उतरते हैं तो आपको करीबी हर स्टेशन पर ही तकरीबन ज़ू बाइसिकल डॉकिंग यार्ड्स बनाए हुए हैं, डॉकिंग स्टेशन हैं,
वहाँ से आप साइकिल लें और अपनी मंजिल तक जाएँ, वहाँ पे अपना काम करें, वापस आएँ, साइकिल छोड़ें। और क्योंकि दुनिया की जदीद तरीन शहर मसलन लंदन और न्यूयॉर्क वगैरह में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, वो हमने यहाँ पेशावर में दी हुई हैं। जो बैनुल-अक़वामी अवार्ड जितनी बड़ी तादाद में यहाँ ज़ू पेशावर को मिले हैं, उतने पाकिस्तान की किसी और ट्रांसपोर्ट सर्विस को नहीं मिले। ये जो सर्विस है ये इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मईशत मजबूत करने का दावा करती रही, लेकिन नई हुकूमत कहती है मुल्क तो दिवालिया हो रहा है। तो क्या PTI की हुकूमत खजाना खाली छोड़ कर गई थी? खजाना खाली छोड़कर तो खैर हम बिल्कुल नहीं गए थे। अलबत्ता जब हम आए थे तो खजाना खाली था, क्योंकि A1 फील्ड अपार्टमेंट्स ख़रीदे गए थे तो उनके लिए काफ़ी रकम वहाँ भेजी गई थी। खैर करप्शन की क्या कहानियाँ सुनाऊंगा, वो तो बच्चे को पता है। लेकिन बहरहाल जिस लेवल पर हम मईशत को छोड़ कर गए थे, आज उसका वो हाल नहीं है। PTI के दौर में जो मईशत की सूरत हाल थी, महंगाई की सूरत हाल थी, उसका कंपैरिजन कर लें और आज का कंपैरिजन कर लें, आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो अब तरीका सीख रहे हैं कि क्या होता है, वो ही स्टिल लर्निंग। और अच्छी बात है, सीखना बुरा काम नहीं है, लेकिन यह है कि ये पहले से सीख के आना चाहिए था ताकि मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाए, ना कि आवाम के एक्सपेंस पे खुद तरबियत हासिल करें। तो मसाइल तो इनके अपने हैं, अब इनसे खुद ठीक नहीं हो रहे। तो वो जो कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या मिफ्ता इस्माइल साहब इस मुल्क की इकानमी को बेहतर कर पाएंगे? अल्लाह ना करे, ये हमारा मुल्क है और मैं समझता हूँ कि हमें इसका दर्द है, क्योंकि पाकिस्तान के किसी कोने में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हम सब की प्रॉब्लम है, हम एक जिस्म की मानंद है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इस मुल्क को चलाने की या उनकी हुकूमत चलाने की इनमें वो सलाहियत है। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि एक तो ये एक मसनूई तरीके से इक़्तिदार में आए हैं। लोटों की बुनियाद पर अभी भी इनकी कौमी असम्बली में एक वोट की अक्सरियत है। ज़रा सा कोई टोकरा हिला तो सब अंडे बाहर गिर जाएंगे। मैं तो नहीं समझता कि दे हैव द कैपेबिलिटी। इमरान खान साहब की तरफ से बार बार फ़ौज को न्यूट्रल रहने का कहा जाता है, तो क्या फ़ौज न्यूट्रल नहीं है? जी, जहाँ तक इमरान खान साहब के इस बयानिए का ताल्लुक है, यकीनन जो तहरीक अदम एतमाद के बाद से जो पॉलिटिकल हालात हुए और जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद लाई गई, मैं समझता हूँ एक मसनूई तरीका था, एक ऐसा तरीका था जिस पर यकीनन शकूक व शुबहात और सवालात पैदा होते हैं। तो उन वजूहात की बिना पर ये कहा जाता है कि अगर फ़ौज अपना किरदार अदा करती तो शायद ये सूरत हाल ना होती। और मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ का चूँकि एक ऑफिशियल बयानिया है और खान साहब का भी ये मौक़िफ़ है, तो उसकी अपनी जो दलाइल और वजूहात हैं वो यकीनन मौजूद हैं। फ़ौज को क्या रोल प्ले करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या उनका आईनी इख्तियार बनता है, क्या नहीं बनता, फ़ौज बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकती है कि क्या उनका कोई किरदार था या बनता था या जो उन्होंने नहीं अदा किया। लेकिन बहरहाल मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आइन से, निज़ाम से ज़्यादा बेहतर हमारे लिए, ज़्यादा मुतबर्रिक चीज़ हमारे लिए ये रियासत है। जब रियासत को ख़तरा हो उस वक़्त मेरे ख़्याल में ना किसी आम फ़र्द को, चाहे उसके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, और ना ही किसी इदारे को या किसी इदारे के सरबराह को, मैं समझता हूँ कि उसको गैर जानिबदार नहीं रहना चाहिए। रियासत मुकद्दम है, उसके लिए आपने खड़ा होना है, चाहे बज़ाहिर लोगों को आपका वो खड़ा होना अच्छा ना लगे, लेकिन उसूलों पर आपको खड़ा होना। जब PTI हुकूमत में थी तो अपोजिशन जमातें ये इल्ज़ाम लगाया करती थी कि फ़ौज जो है वो न्यूट्रल नहीं है और हुकूमत के साथ मिल के हमें दबाया जा रहा है। आज आपकी जमात जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है, तो इस सूरत हाल को न्यूट्रलाइज़ कैसे किया जा सकता है? देखिए, जैसे कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे गाड़ी में, और मैंने ये बात की थी कि बुनियादी तौर पर मसला हमारे इदारों से ज़्यादा हमारा जो ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम है उसका है। गवर्नेंस सिस्टम में ये सब कुछ आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है, एग्जीक्यूटिव भी आती है, इसमें अदलिया भी आती है और पार्लियामेंट्री जो इदारे हैं वो भी आते हैं। मसला उसमें है जिसकी वजह से जब वो काम नहीं होता तो फिर इल्ज़ामात इदारों पर लगाए जाते हैं या उंगलियां इदारों की तरफ उठती हैं। अब मेरा अपना ख्याल ये है कि पॉलिटिक्स में भी हमारे अंदर अभी वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी नहीं आया जो होना चाहिए। यकीनन अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ामात आते थे और यही कहा जाता था कि ये एक पेज पर हैं, बल्कि उसको एक तंज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इस तनाज़े को ख़त्म करने का एक इलाज है जो इमरान खान साहब ने ही पेश किया है, और वो ये है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, आवाम के पास जाएं, आवाम से दोबारा मैंडेट लें, आवाम का मैंडेट आ जाए, उसके बाद ये मसला खुद ही ख़त्म हो जाएगा। मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ भी आएगी, लेकिन चलें फ़र्ज़ महाल फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट हम ये कहते हैं कि वो आ जाएंगे, तो अगर वो भी आ जाते हैं
तो ये तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सब इदारों को मिलकर बैठना चाहिए और तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे के तहत इंतखाबात का जल्द से जल्द ऐलान होना चाहिए। उसके बाद जो है मेरे ख्याल में ये डिबेट ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब की तकारीर से ये तासुर मिलता है कि इदारे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, तो क्या उनकी मुखालफत के बावजूद आपकी जमात बरसरे इक़्तिदार आ सकती है आइंदा इलेक्शन में? मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी अंदाज में जो तरीक़ाकार है, तरीक़ा इंतखाब है, वो अगर उस पर अमल किया जाए, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी क्या कहते हैं अपने इख्तियारात को सही तरीके से फ्रीली इस्तेमाल करती है और फेयरली इस्तेमाल करती है, तो मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकती। तहरीक इंसाफ के पास अवामी पजीराई, अवामी मकबूलियत है और उसका अंदाज़ा आप सियासी जो ताकत है तहरीक इंसाफ की वक्तन फ़वक्तन इमरान खान साहब कॉल देते रहते हैं, वो आप देखते हैं। इलेक्शन का प्रोसेस है, अगर इसको फ्रीली एंड फेयरली किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन हो तो खान साहब आ जाएंगे और मेरे ख्याल में कोई इदारा क्यों रुकावट डालेगा और ना डाल सकते हैं। फिर आवाम जिसके साथ खड़ी होती है, मेरे ख्याल में निज़ाम उसके साथ, उसके पास, उसके साइड पे होगा। अपने दफ्तर वापस आए, जहां वजारत इत्तलाआत में सोशल मीडिया क्रिएटिव टीम से ब्रीफिंग ली। मीडिया सेल में मौजूद क्रिएटिव टीम को इंटरव्यू दिया। आप तो सर जारहाना तकारीर के लिए मशहूर हैं, सेनेट में बड़ी धुआंधार तकरीरें किया करते थे। जब से आप मुआवने इत्तलाआत बने हैं KP के, जरा ठंडे पड़ गए हैं। देखें, तकारीर का अपना एक मौका होता है, जगह होती है और ठंडे अंदाज से काम करने का अपना अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पे तकरीरें करके क्या करूँगा, बस जो इत्तलाआत का काम है वही कर रहा हूँ। और सेनेट चूँकि वहाँ पे एक डिबेटिंग फोरम भी है, यकीनन वहाँ पर बाज़ इश्यूज़ पर तकारीर वगैरह होती थी, गरम सर्द दोनों तरह की। तो यहाँ पर काम नेचुरली वो बीइंग स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ज़्यादातर मुशावरती काम है और महकमा इत्तलाआत की ज़िम्मेदारी है, तो बस उस हवाले से प्रोफेशनल टेक्नोक्रेटिक किस्म का काम है। इमरान खान साहब को तो सख्त ज़बान रखने वाली मीडिया टीम पसंद है, क्या आपको भी इस तरह की कोई हिदायत आती? नहीं, मुझे तो कभी इमरान खान साहब ने सख्त अंदाज में बात करने की कोई हिदायत नहीं दी और मेरे ख़्याल में सख्त लहजे में गुफ्तगू के साथ साथ दलाइल से बात करना भी बाज़ औक़ात ज़रूरी होता है, तो शायद मैं इस दूसरे शोबे का माहिर। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ या इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ केसेस, गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद और धमकियाँ दी जा रही हैं। कुछ ऐसा तासुर PTI के दौरे हुकूमत में भी था। सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान इतना गैर महफूज मुल्क क्यों है? देखें, ये तो हमारे ओवरऑल सियासी निज़ाम का इशू है कि यहाँ पर चूँकि सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, वो उस वजह से बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, फिर पुलिस को और कानून के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं मुखालफिन की आवाज़ दबाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इज़हार राय की आज़ादी हर शख्स का बुनियादी हक़ है। ये और बात है कि उसको एक ख़ास हुदूद और क़यूद में कानून और अखलाक़ियात के दायरे में होना चाहिए। क़वानीन जो मौजूद हैं, ख़ास तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, इज़हार राय को कंट्रोल करने के लिए, मैं समझता हूँ, या इज़हार राय को मैनेज करने और रेगुलेट करने के लिए मैं समझता हूँ वो क़वानीन अगर उनको भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। सहाफ़ियों को इज़हार राय से क्यों रोका जाता है? कौन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है? यकीनन जब आप कोई ऐसी बात करते हैं जो किसी के मफादात पर जिससे ज़र पड़ती हो या जो किसी को एक्सपोज़ करने की जिसमें पोटेंशियल हो किसी बात में, तो नाराज़ होते हैं। और जब वो नाराज़ होते हैं तो फिर दूसरे पर एतराज़ करना तो हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन जब वही एतराज़ आपकी तरफ डायरेक्ट हो जाता है तो फिर इंसान खुश नहीं होता और फिर ऐसी हरकतें होती हैं, उनकी तबे नाजुक पर गुनाह गुजरते हैं तो फिर कार्रवाइयाँ कानूनी होती हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें लाइफ में नहीं होनी चाहिए लेकिन होती हैं, इस तरह दिस समथिंग दैट जो हो रहा है। ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया की वजह से मैं समझता हूँ कि काफ़ी
चीज़ें जो हैं अब मैनेज होने शुरू हो गई हैं, और अवेयरनेस और इस तरह की हरकतों पर, मतलब अगर आप किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करते हैं, कोई और गैर कानूनी या कानून को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उसके हवाले से जो सोशल मीडिया में फिर बातें आती हैं, मीडिया को तो आप कंट्रोल कर लेते हैं, टीवी चैनल को, अखबारात को तो कर लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए चूँकि वहाँ पे एक्सपोज हो जाती हैं चीज़ें, तो इस डर से भी लोग थोड़े से मुहतात हो गए हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। नहीं सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। जी जी। आप खुश शक्ल हैं, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, बहुत सी लड़कियां आपसे मुतासर तो होती होंगी। ये सवाल आप लड़कियों से पूछते तो ज़्यादा बेहतर। मैं तो अभी इंतज़ार में हूँ कि कोई मुतासिर हो और मुझे पता चले, लेकिन बेहतर है कि ये ख़वातीन से ही पूछा जाए। नहीं, यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत से ऐसे मौके तो आए होंगे, आप भी किसी से मुतासर हुए होंगे, वो तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई होंगी। नहीं, मेरे ख्याल में कोई नहीं मुतासिर हुई जी, मुझसे तो कोई नहीं मुतासिर हुआ, अलबत्ता मैं कईयों से पे मुतासिर था। कभी किसी को ख़त लिखे? SMS किए हैं, मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं। किसी ने फूल दिए हों, आपने किताबों में रखे हों उसकी याद में? सर, रोमांटिक लाइफ के बारे में मैं बताऊं आपको, ये जो ख़वातीन का चक्कर है, ये मेरी लाइफ में बहुत शॉर्ट सा रहा है, दो तीन एपिसोड्स ही हैं, उसमें ये चक्कर नहीं थे। नौजवानी में जब ये मामलात करने का टाइम था, तो उस वक्त हम किसी और फड्डे में थे, उस वजह से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और जब वक्त गुजर गया फिर बाद में ख्याल आया कि ओहो यार, ये तो असल वक्त तो ये था। मेरी लाइफ बहुत ही खुश्क लाइफ। शादी कैसे हुई? बरतानिया में पढ़ रहा था, तो उस वक्त जो मेरी मौजूदा वाइफ है वो मेरे साथ ही थी, तो बस वहाँ शादी करने का उससे फ़ैसला किया और फिर पाकिस्तान आकर शादी की। तो बीवी मेरी बरतानवी है, इंग्लिश फॉरेनर है, और बस अब बीवी बन गई है। एक ही शादी की? नहीं, एक ही की, उस पर भी पछता रहा हूँ कि नहीं करता था। फॉरेनर बीवियाँ भी पाकिस्तानी बीवियों की तरह ही बिहेव करती हैं? मैं समझता हूँ ख़वातीन सब एक ही जैसी होती हैं, सिर्फ रंग का फ़र्क होता है। अच्छा। और ज़ुबान जो बोलती है उसका फ़र्क होता है, ज़ुबान की तेज़ी उसी तरह ही होती है। अच्छा। मसरूफ़ सियासी ज़िंदगी में अपने लिए और फैमिली के लिए वक्त कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ वक्त की मैनेजमेंट पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में बहुत मुश्किल काम है। वक्त आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सर्व करना है, उसका फ़ैसला आपके इख्तियार में नहीं होता, लोगों के इख्तियार में होता। रात को 12 बजे भी आपके पास आ जाएंगे, दिन को आपका काम का टाइम होगा उस वक्त घुस आएंगे, और फिर आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सारे काम छोड़ के उनको तवज्जो दें। तो यहाँ माहौल इस तरह का है कि यहाँ पर वो मैनेजमेंट तो आप नहीं कर सकते, और जनरली चीज़ें डिले होती रहती हैं, जिसका असर फैमिली लाइफ पे भी पड़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती लाइफ का ताल्लुक़ है, मैं ज़्यादातर कोई फैमिली ओरिएंटेड हूँ भी नहीं। ज़्यादातर मेरा टाइम जो है वो बाहर ही गुज़रता है, और घर सिर्फ सोने के लिए जाता हूँ। तो इसलिए मेरी लाइफ पे कोई ऐसा सच कोई असर नहीं पड़ा। पढ़े लिखे हैं, अपनी तकरीरों में तारीख़ी हवाले भी देते हैं, तारीख़ के अलावा और कौन सी किताबें शौक़ से पढ़ते हैं? मेरा लिटरेचर से है लगाव, मैं जनरल बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, और फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, मज़हब, रिलीजन्स, और जो रिलीजियस साइंसेस हैं, थियोलॉजिकल साइंसेस, और सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हैं। बहरहाल लिटरेचर, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, तीनों लिटरेचर्स का काफ़ी शौक़ है, पढ़ता रहता हूँ। शायरी से शगफ़ है? बहुत है जी हाँ, बिल्कुल है, और कुछ शायर ऐसे हैं जो मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं। सबसे पहले तो जिनका नाम लूँगा वो अल्लामा इकबाल हैं। उनके जो गहराई है, फ़िक्री गहराई, उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। फैज़ अहमद फैज़ साहब मुझे बहुत पसंद हैं, अहमद फ़राज साहब मुझे बहुत पसंद हैं, और हमारी जो नासिर काज़मी साहब की शायरी भी मुझे अच्छी लगती है, लाइट शायरी है। और जॉन एलिया बहुत पढ़ा है, उनके अंदर एक ख़ास किस्म का फ़लसफ़ा है उनका, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो परवीन शाकिर साहिबा को पढ़ा है। पश्तो शायरी में भी हैं कुछ ऐसे हैं, लेकिन पश्तो शायरी में अशरफ मफ्तून एक हैं शायर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अजमल खटक साहब और गनी ख़ान। फ़िलोसॉफ़िकल शायर हैं, पॉलिटिकल मैसेजेस भी हैं इनके, तो ये मैं इनको पसंद करता हूँ। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है?
खाने में जी बस रूटीन की चीज़ें ही खाता रहता हूँ। मुझे सच कोई वो नहीं है, कोई ख़ास स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं है। डिपेंड करता है भूख कितनी लगी है और माहौल क्या है, बस उसके मुताबिक खा जाता हूँ। कभी ख़ुद भी खाना बनाने का तजर्बा किया? खा सकता हूँ, बनाने शनाने में माहिर नहीं हूँ। घूमने फिरने या रहने के लिए सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? ठंडे मौसम अच्छे लगते हैं, जहाँ भी ठंड हो मुझे वो जगह पसंद हैं। सोशल मीडिया से किस हद तक इन टच रहते हैं? सोशल मीडिया पे जी फेसबुक और ट्विटर ही है मेरे पास, बस वही मैं यूज़ करता रहता हूँ। कुछ ज़्यादा तो नहीं यूज़ करता, लेकिन बहरहाल चूँकि एक सियासी मजबूरी है और ज़रूरत भी है पॉलिटिकली, तो मैं उस वजह से यूज़ करता हूँ। कितनी ज़बानों पर महारत हासिल है? महारत का तो नहीं कहूँगा, अलबत्ता रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग का जो है तो वो इंग्लिश, उर्दू, पश्तो मेरी मादरी ज़ुबान है, उर्दू कौमी ज़ुबान है, अंग्रेज़ी सरकारी ज़ुबान है, और उसके अलावा जर्मनी में पढ़ता रहा हूँ तो जर्मन थोड़ी बहुत आती है, बोल लेता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर जब जर्मनी जाता हूँ फिर याद आ जाती है। और रशियन में कुछ कोर्सेज़ किए मैं, अरबिक। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे महारत है, लेकिन गुजारा कर जाता। अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। 10 में से 10 ही दूंगा उनको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। मैं तो उनको अभी तक वज़ीर आज़म समझता नहीं हूँ, इसलिए मैं उनको क्या रेट करूँ। वज़ीर आला महमूद खान को रेट करें आउट ऑफ 10। 8। 2 नंबर किसके काटे? वो उनके मीडिया से को अवॉइड करने के काटे हैं। वो मीडिया में ज़्यादा शौक से नहीं आते। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को रेट करें आउट ऑफ 10। देखिए, उस्मान बुज़दार साहब के साथ मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं उन्हें 5 नंबर दूंगा। बिलावल भुट्टो को बतौर वज़ीर ख़ारजा आप कितने नंबर देंगे? बिलावल भुट्टो तो एक पैदाइशी मौरूसी सियासत के नतीजे में इस ओहदे पर आया है। मेरे ख्याल में उसकी एलिजिबिलिटी इस काम के लिए नहीं है, इसलिए मैं उसको 0 दूंगा। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। मरियम नवाज शरीफ अपने शौहर का ख्याल करे, घर में बैठ के कोई इबादत किया करे। बिलावल भुट्टो जरदारी उर्दू सीख ले। मरियम औरंगज़ेब गुस्सा कम करे। असफन यार वली अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और सियासत सीखे। अमीर हैदर होती अच्छा आदमी है, अमीर हैदर होती, करे कोशिश करे दोबारा वज़ीर आला बनने की। शहबाज शरीफ साहब थोड़ी सी ड्रामेबाजी कम करें तो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। नूर आलम खान को चाहिए कि सियासत छोड़कर कहीं और कोई और काम ढूंढे अपने। मौलाना फजलुर रहमान को इस्लाम की तबलीग करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह को चाहिए कि थोड़ा सा ज़रा अच्छा आदमी बन के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अहमद वली खान ये मौरूसी सियासत की जान छोड़े, कोई और काम करे, कोई कारोबार करे। 1 वर्ड फॉर आसिफ अली जरदारी। श्रूड। नवाज शरीफ मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ वो मैं करना नहीं चाहूँगा, इसलिए नवाज शरीफ खुशकिस्मत। शाहिद खाकान अब्बासी अनक्लियर अबाउट हिज ओन इंटेंशंस। शाह महमूद कुरैशी थोड़ा कम बोला करें। आतिफ खान का क्या कहूँ, आतिफ खान दोस्त है, अगर कुछ कहूँगा तो नाराज़ होगा। अच्छा आदमी। कामरान मंगश बहुत अच्छा आदमी। शिबली फराज अच्छा दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं।